नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है रण क्षेत्र का। रण क्षेत्र में हम बात करेंगे, केजरीवाल ईडी की रिमांड पर है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां एक तरफ अहम पदाधिकारी बल प्रयोग की रणनीति अपना रहे हैं, तो वहीं अब मैदान में केजरीवाल ने अपनी पत्नी को उतारा है, यानी कि सुनीता केजरीवाल को। इसे जेल पॉलिटिक्स कह लें या आपका इमोशनल कार्ड, लेकिन सुनीता केजरीवाल ये सियासी खेल बखूबी खेलती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव सभी के असली रंग सामने ले आएगा। साल भर पहले तक जो कांग्रेस केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के लिए कीचड़ उछालती नजर आ रही थी, वो आज केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर फूल बिछाने को तैयार नजर आ रही है। वहीं जब केजरीवाल बीजेपी को रिमोट कंट्रोल सरकार बताते थे और इस गिरफ्तारी के बाद से खुद रिमोट कंट्रोल सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस सरकार का रिमोट वो अपनी पत्नी के हाथों में थमाकर जेल गए हैं। सत्ता की कुर्सी जो जेल जाने पर केजरीवाल के हाथों से निकल जानी चाहिए थे, उसी कुर्सी को अपनी पत्नी के जरिए केजरीवाल जेल से भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस कुर्सी का अंजाम क्या होगा? क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्या ये रिमोट अब सुनीता केजरीवाल के जरिए सत्ता को कंट्रोल करेगा? सवाल बहुत सारे हैं, इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में हमारे कई गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले आपकी खास रिपोर्ट। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूंगा। और अब आपको कुछ ऐसी भी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड पर लेने से पहले कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से क्या बयान उनको लेकर के दिया जाता था, जरा वो भी सुनिए। है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। क्यों? क्योंकि आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं, सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। पंजाब में तो संगरूर के चुनाव के चलते बड़ी आसानी से आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगने पर ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई,
मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूं ये शर्मनाक है। महाराणा प्रताप और जाति को ढाल बनाना शर्मनाक है। ये काम बंद कीजिए, दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए। केजरीवाल इस्तीफा ले सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का, और सीबीआई अपनी जांच को आगाज से अंजाम तक पहुंचे। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है, और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। उनके परिवार को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मैंने कहा ना, इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और मुझे लग रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सूरज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता विजय कौशिक इस वक्त जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हरगोविंद अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सूरज उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे अब ये जानना चाहूंगी, सीधा सवाल है, क्या आप सुनीता केजरीवाल चलाएंगी सरकार? चलिए, सूरज जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। वहीं विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी। विजय जी, आपने अभी तमाम बयान सुने होंगे जो कि हमने अभी टीवी स्क्रीन पर चलाए, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, इन सबको कांग्रेस पार्टी की ओर से भ्रष्टाचारी कहा जाता था। आखिरकार अब विचारों में इतना परिवर्तन कैसे? क्या कोई राजनीतिक मजबूरी? विजय जी दिया या जिनकी फुटेज आपने दिखाई जी, वो क्या थी, वो मेरे पास आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे जानकारी। सर, मैं आपको बता देती हूँ, रागिनी नायक हो गई, अलका लांबा हो गए और अजय माकन जी हो गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उनको भ्रष्टाचारी बोला। तो फिलहाल अब स्वरों में इतना बदलाव क्यों, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो शराब घोटाला है इसको कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया था। हमने मोदी सरकार से कहा था कि केजरीवाल सरकार ये घोटाला कर रही है, इस पर समय रहते रोक लगाई जाए। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने ये घोटाला होने दिया क्योंकि मोदी जी केजरीवाल को ब्लैकमेल करना चाहते थे, और उन्होंने साबित भी किया। आप ये देखिए, 1 संबंध, 2 संबंध और 9 संबंध तक कोई कार्यवाही नहीं। और आज नहीं तो अरविंद केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं होते थे? सवाल तो ये भी है ना सर, और वो ये भी कहते थे कि अगर मैं पेश होऊंगा तो मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुनिए ना कनिका जी, सवाल ये है, अगर कोई भी आम आदमी अगर पहले संबंध में, दूसरे संबंध में पेश नहीं होता तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तार हो जाता है। केजरीवाल को इतने मौके मोदी जी ने क्यों दिए? जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके तुरंत बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। भाई, चुनाव के बाद कर लेते गिरफ्तारी, इसमें कौन सी बीजेपी को परेशानी थी? लेकिन बीजेपी केजरीवाल जी, मतलब आप मान रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, चाहे वो चुनाव के बाद ही क्यों ना? हाँ, देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये कहा है कि भी इसकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, मोदी सरकार गठबंधन पर निशाना साधने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगी केवल इस चुनाव में। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस गिरफ्तारी का, वो केजरीवाल का नहीं है, मुद्दा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, कि जिसके माध्यम से देश की विभिन्न कंपनियों को ब्लैकमेल किया गया, सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, और उनसे मोटा चंदा ले लिया गया, किसी से 100 करोड़, किसी से 200 करोड़, किसी से 300 करोड़। तो बीजेपी इस चीज को छुपाने के लिए केजरीवाल को बलि का बकरा बनाकर जेल में भेज रही है। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि चुनाव के बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी। चलिए ठीक है, पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जवाब ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं पवन जी। जिस तरीके से हमने विजय जी को सुना, उन्होंने कहा कि आखिरकार मोदी जी ने इतने मौके दिए ही क्यों, जबकि ये रूल है कि अगर आपको 3 बार समन भेज दिया जाता है ईडी की ओर से तो उसकी बाद गिरफ्तारी हो सकती है, कि आखिरकार फिर इतने मौके क्यों दिए गए? पवन जी,
पवन जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आप टेक्निकल इश्यू होगा, आवाज आ रही है क्या, देखिएगा प्लीज। जी, आवाज काफी स्लो आ रही है मेरे पास। मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, देखिए अब ठीक आ रही है। जी जी, अब मिल पा रही है। कनिका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो देश की जांच एजेंसी, देश की सुरक्षा एजेंसी, उनके संबंधी है, उन्होंने गिरफ्तार किया, मोदी जी ने गिरफ्तार नहीं किया और देश प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, अभी विजय कौशिक साहब कह रहे थे इलेक्ट्रो बॉन्ड का टाइम है, लेकिन फिर आप क्यों कर रहे हो आज? और दूसरी बात, कोई समय या मुहूर्त देखकर किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये शराब घोटाला वास्तव में है क्या? 100 करोड़ रुपए की रिश्वत है जो क्लियर दिख रही है। उसी रिश्वत के पैसे से 45 करोड़ रुपए की कैश से पंजाब के अंदर और गोवा के अंदर इलेक्शन लड़े हुए आम आदमी के पार्टी के विधायक जो गोवा के, उनकी स्टेटमेंट ईडी के पास सबमिट है। दूसरी बात, उस आबकारी नीति में 144 करोड़ रुपए का वेव ऑफ किया गया, 25 लाख की फीस को 5 करोड़ रुपए कर दिया गया और गलत तरीके से उनको वेव ऑफ करके वो पैसा खो दिया गया। तीसरी बात, आऊंगी विजय जी आपके पास। जी, 338 करोड़ रुपए को कोर्ट ने भी बताया कि 338 करोड़ रुपए का आम आदमी पार्टी के पास पैसा फंड्स आया। दूसरी बात, फंड देने वाली कंपनियां कौन थी? जो के कविता, केसीआर की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी थी, उनकी साउथ की की इन्वॉल्वमेंट। एक और सिर्फ 10 सेकंड हो जी, मैं ये इनसे कहिए अरविंदो फार्मा के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है विजय कौशिक जी आपके पास लौटेंगे। पवन जी पूरा कीजिए अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली के अंदर पुरानी शराब कंपनियां थी तो साउथ की कंपनी से कनेक्टिविटी इसलिए ली गई कि पॉलिटिकल पावर और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे मुख्यमंत्री उनकी बेटी थी, पॉलिटिकल पावर ली गई। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये नई नीति नहीं आई थी उस टाइम पे शराब दिल्ली के अंदर बिकी 7300 करोड़ रुपए की और दिल्ली सरकार को राजस्व आया 3300 करोड़ रुपए का। लेकिन इनकी नीति प्राइवेट आने के बाद शराब बिकी 13,500 करोड़ रुपए की और इनको प्रॉफिट आया केवल 300 करोड़ रुपए का। आप ये समझ लीजिए, जहां 7600 7,500 करोड़ रुपए की शराब बिकती है तो गवर्नमेंट को बेनिफिट 3300 करोड़ रुपए का होता है, और जहां 13,500 करोड़ रुपए की शराब बिकती है, जहां प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, 300 करोड़ रुपए का होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शराब नीति नहीं, पूरा का पूरा शराब ब्लैक मार्केटिंग और घोटाला बिल्कुल सही है। सीबीआई और ईडी के पास एविडेंस है, उन्हीं एविडेंस के आधार पर वो जेल में है और इनको बहुत पहले जेल में हो जाना। चलिए ठीक है, हरगोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करें चाहे अरविंद केजरीवाल के लेफ्ट हैंड हो गए, राइट हैंड हो गए, जितने भी पार्टी के प्रमुख हैं ज्यादातर सब जेल के भीतर बंद हैं, और अब आखिरकार सरकार कैसे चलेगी, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। वंदे मातरम। जी सर, वंदे मातरम। आपका क्या होगा जनाबे आली? अब ये तो जो होगा सो होगा। सबसे बड़ी, अब विजय भाई भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनके पास अब मुस्कुराहट, मुझे नहीं पता कि ये शर्मिंदगी के कारण है या पश्चाताप के कारण। जिस आम आदमी पार्टी, विजय भाई प्लीज मत टोकना, जिस आम आदमी पार्टी चोर का, कातिल का 84 के दंगों के लिए जिम्मेवार ठहराया और कांग्रेस का दिल्ली से सूपड़ा साफ कर दिया, वही कांग्रेस नतमस्तक हो जाती है आम आदमी के पास, और वही भ्रष्ट कांग्रेसी उनके अलाइन हो जाते हैं चुनाव में, और वही कांग्रेस के नेता जिन पर वो इल्जाम लगाते हैं उन्हें फिर आम आदमी अपनी पार्टी का टिकट देके ज्वाइंट कैंडिडेट बना देती है। अब दिल्ली की जनता भोली है या मूर्ख है, ये लोग क्या समझते हैं दिल्ली की जनता को? दूसरे के गांधी के अनुयायी जो आंदोलन करते रहे गांधी का चित्र लगाकर, और सत्ता में आकर चाहे वो कांग्रेस रही हो या आम आदमी रही हो या कोई भी, वो फिर शराब के व्यापार के बड़े एजेंट बन जाते हैं। दिल खोलकर वो कॉलोनियों मोहल्लों में ठेके देने लगते हैं, दिल खोलकर वो शराब के कारोबारियों को मित्र बना लेते हैं। तो तब उन्हें गांधी जी याद नहीं आते, तब उन्हें अपनी आत्मा झंझोड़ती नहीं है। और जहां तक प्रश्न इनके इस बात को लेकर रहा कि सुनीता जी क्या दिल्ली की राबड़ी देवी होने वाली हैं, और जिस व्यक्ति ने कहा कि हमारा संगठन इतना स्वच्छ है, हम गारंटीड ईमानदार हैं, तो क्या आज उन्हें इतना भी भरोसा नहीं कि उनके त्यागपत्र देने से क्या संगठन भी उनके हाथ से निकल जाएगा? और इसके पैरेलल यदि आप देखें तो क्या पंजाब की जनता के साथ भी कहीं हो रहा है न्याय? आए दिन तो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर और धरनों में दिल्ली में ही मौजूद रहते हैं, 1 महीने में 15 दिन। तो क्या ये अन्याय पंजाब की जनता के साथ भी नहीं है?
तो ट्रांसपेरेंसी को तो की बात कर आप आए थे, वो पारदर्शिता कहां है? कनिका जी, ना आपके आचरण में, ना आपके जीवन में, ना आपके काम में, तो इसका खामियाजा। हरगोविंद जी लौटती हूँ आपके पास दोबारा। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई मोदी सरकार की किस कार्यशैली को लेकर है। हरियाणा सरकार के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ अवैध खनन के मामले दर्ज हुए, सीबीआई जांच शुरू हुई, जैसे वो बीजेपी में चले गए आज वो नेताजी बरी हो चुके हैं। नहीं तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है? आपने बयान अभी सुने, कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही बयान है सर। अब मेरी बात तो सुन लीजिए जी। हम ये कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप केजरीवाल को फांसी लगा दो, कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं उसे गौर से सुन लीजिए। ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति कांग्रेस में रहता है, अशोक चौहान जैसा, वो भ्रष्ट होता, आदर्श घोटाले का आरोपी होता है, मोदी जी उसे जनसभा में बाकायदा कहते हैं कि जेल भेजेंगे। जैसे ही वो भाजपा में आता है, भाजपा में आती है अगले दिन उसे राज्यसभा सांसद बना देती है बीजेपी, और उनके सारे घोटाले हवा हो जाते हैं। अजीत पवार जिनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच, उनके साथ बीजेपी मिलकर सरकार बना। ठीक है, जवाब लेते हैं। छगन भुजबल उनके बारे में कहा जाता है उनकी फाइल गायब हो गई, इसलिए उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। इतनी लंबी फेहरिस्त है, इतनी लंबी फेहरिस्त है। तो सवाल ये है कि जो व्यक्ति जब तक भाजपा में नहीं होता वो भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है। ठीक है, ये आरोप विपक्ष की ओर से पहले भी लगाया गया। ठीक है सर, ठीक है। हरगोविंद जी को सुन लेते हैं, आपकी बात पे ही कुछ कहना चाह रहे हैं। कार कर देगी। ठीक है, आपकी बात पे ही कुछ कहना चाह रहे हैं हरगोविंद जी। विजय भाई, आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच बैठाने के लिए और उसको उजागर करने में कांग्रेस का ही हाथ था। हाँ। और कांग्रेस ने ही पूरा जोर लगाया कि ये आदमी भ्रष्ट साबित हो और इसके घोटाले की जांच हो। और आज उसी आदमी को बचाने के लिए वही कांग्रेस के आपके दिल्ली प्रांत के और राष्ट्रीय स्तर के नेता उसको बचाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सुनते हो तो ये विडंबना कांग्रेस की क्या है कि कांग्रेस आज कंफ्यूज नहीं है, कांग्रेस तो फ्यूज हो चुकी है। इसका मतलब विजय जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम किसी को न बचा रहे हैं न। तो सर ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? आप ये भी तो बताइए ना सर। लोकतंत्र की हत्या ऐसे है ना, हाँ, बगल कैसे हो गई? मुंह में राम राम। किसी विरोधी को डराने के लिए, धमकाने के लिए आप सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करें। अगर आज केजरीवाल बीजेपी में चले जाएं तो वो पाक साफ हो जाएंगे। हम टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हम बीजेपी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हम 16,000 करोड़ के उस चंदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं जो उद्योगपतियों को डराकर धमकाकर सीबीआई ईडी की जांच के माध्यम से लिया गया। बताइए क्या गलत कर रहे हैं हम? 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला बीजेपी ने किया, नमामि गंगे परियोजना का घोटाला बीजेपी ने किया, 350 आदर्श गांव बनाने का घोटाला बीजेपी ने किया, देश के साथ जो आयात निर्यात की पॉलिसी में गड़बड़ झाला करके इस देश के जो आयात को बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया। आज चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। देश को सबसे ज्यादा कर्जदार बनाने का काम बीजेपी ने किया। हरगोविंद जी आती हूँ आपके पास। ठीक है, खरीद कर उद्योगपतियों को फायदा। चलिए ठीक है, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो पवन गोयल जी से जान लेते हैं। पवन गोयल जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं, चाहे वो असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के हो गया, एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को लेकर के हो गया, इन पर भी तो कई आरोप हैं, ऐसा विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। और ईडी सीबीआई की जांच भी बैठी हुई है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कम से कम कौशिक साहब ने ये तो मान लिया कि जब वो उनकी पार्टी में थे, जब मोदी जी उन पे आरोप लगाते थे, एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं अजीत पवार जी का, जब उन्हें भ्रष्टाचारी कहा जाता था तब ये कहते थे नहीं नहीं कट्टर ईमानदार है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये उन्हें भ्रष्टाचारी मानते, जब इनकी पार्टी में थे तो इनको कट्टर ईमानदार कहते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात, नेशनल हेराल्ड केस के घोटाले में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी आज भी जमानत पे बाहर है। ये बोफोर्स तो घोटाला भूल गए हैं, ये कॉमनवेल्थ घोटाला भूल गए हैं, ये भी भूल गए हैं कि डीएलएफ की जमीन कैसे जीजाजी की स्टारलाइट की कंपनी 1 लाख से शुरू हुई, 7.5 करोड़ रुपए में जमीन ली। झूठ तो मत बोलिए। 10 साल में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की है उस कथित जमीन फर्जी घोटाले में? मैं बोल सकता था, आपको टोक सकता था, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। 242 विजय जी सुन लेते हैं। कनिका जी, 242 घोटाले 1952 से लेके 2013 तक कांग्रेस राज की सरकार में हुए, आज भी तो वो लोग घूम रहे हैं। तो मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूं कि जिनके ऊपर जो भी मुकदमे थे, ईडी ने, सीबीआई ने उनको बिल्कुल फ्री नहीं कर दिया जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की, माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे 303 सांसद हैं
हमारे पास 6,000 करोड़ का चंदा आया इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से, लेकिन जिनके जिनके हमसे कम है उन पे 14,000 करोड़ रुपए का चंदा आया। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं मैं, जो जिनका भी ये हवाला दे रहे हैं ना कि इसको ब्लैकमेल किया, उसको ब्लैकमेल किया, इस कंपनी को ब्लैकमेल किया, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, 36 में से 12 ही राज्य हैं, 24 राज्यों के मुख्यमंत्री जाएं और उनकी सपोर्ट करें। अच्छा सर, इन पर कार्रवाई कब होगी? जो विपक्ष पूछ रहा है, अजीत पवार हो गए, असम सीएम हो गए, केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे थे, केस चल रहे हैं ईडी। और दूसरी बात कनिका जी, मैं कह रहा हूं 24 मुख्यमंत्री विपक्ष के या भाजपा के सहयोगी दलों के जाए ना ईडी सीबीआई में, कितनी लिखत में कंप्लेंटें करी है, जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भाजपा की। देखिए कर्नाटक में इनकी सरकार है, ठीक है, हिमाचल में इनकी सरकार है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में इनकी सरकार है, दिल्ली पंजाब में इनके सहयोगी दलों की सरकार है, झारखंड में इनकी सरकार है। आप करिए ना कंप्लेंट, किसने आपको रोका है? आइए आप कोर्ट में, जाते हैं नहीं, चैनल पे झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है पवन जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमित शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे सीधा सा सवाल जानना चाहूंगी, क्या आप सुनीता केजरीवाल चलाएंगी सरकार? एक बार काजल जी रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या अब सुनीता केजरीवाल चलाएंगी सरकार? देखिए, दिल्ली की जनता और देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, और दिल्ली का हम सारे एक कार्यकर्ता और सुनीता जी भी यही चाहती है कि केजरीवाल जी सरकार चलाए। और जब तक कोर्ट ट्रायल चलेगा तब तक केजरीवाल जी ही हमारे मुख्यमंत्री है। आरोप साबित, हमें नहीं लगता कि आप आरोप साबित कर पाएंगे, आरोप साबित होना भी नहीं है इनका। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी की जुमला है और भारतीय जनता पार्टी का एक कुशासन है जो अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी संबंध दे करके उनको ईडी द्वारा बैठा दिया गया है। तो हम नहीं जानते कि उनके ऊपर कोई आरोप भी लगेगा, वो जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी अत्याचार करे हमारे आम आदमी के ऊपर, विपक्ष के ऊपर और देश की जनता के ऊपर। देश की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार सिपाही है, नहीं तो पूरा विपक्ष एकत्रित होकर के हमारा साथ दे रहा है। इससे बड़ी हम ईमानदारी की शपथ किसी को दे भी नहीं सकते। अमित जी, अगर कट्टर ईमानदार पार्टी है तो आखिरकार अभी तक मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, वो बाहर क्यों नहीं आ पाए हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी पे आरोप भी साबित नहीं हुआ, उनको जेल कहाँ हुआ? उनको तो ट्रायल कोर्ट चल रही है, ट्रायल कोर्ट पे ट्रायल कोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आरोप साबित होना और आरोप लगाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये आप भी जानती है और अभी जानते हैं। और पूरी देखिए, हमें और आपको भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना सकती है, लेकिन देश की जनता को नहीं बना सकती है, क्योंकि देश की जनता 21वीं सदी में जी रहा है, ना कि 19वीं सदी में। देश की जनता हर एक नहीं, ये तो सर देखिए पूरा मामला कोर्ट में है ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सर क्या रोल है? मामला तो कोर्ट में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोल इसलिए हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गुनाह किया है ये आपको पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता, कोर्ट को पता नहीं होता, ईडी को पता नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गलत किया है, राहुल गांधी जी ने क्या गलत किया है। क्योंकि ये सारे के सारे एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट बना करके भारतीय जनता पार्टी अपने हंटर के जोड़ पे अपने प्रशासन को दुरुपयोग करके और जाकर के पूरी एजेंसियों को साथ लगा करके आज गुलाब सिंह यादव जी हमारे एमएलए हैं, उनके ऊपर रेड पड़ रही है। उनकी क्या कसूर थी? उनका तो कोई नाम ही नहीं था चार्जशीट में, ना तो उनकी कोई एविडेंस है ना कोई विटनेस है, लेकिन उनके ऊपर भी ईडी। तो हमारे ऊपर ही क्यों चल रही है? आप अपने ऊपर भी लगाइए। अगर आपके दूध का धुला तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं कि आप दूध के धुल के आए हैं जी, हम पाक साफ है, हमारे पे कोई आरोप नहीं है। मैं एक एक भारतीय जनता पार्टी के एक एक मिनिस्टर और एक एक एमपी और एक एक सांसद और एक एक एमएलए की मैं रिपोर्ट करा दूं, अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये आधे से ज्यादा जेल में हो। अच्छा, तो सर कंप्लेन क्यों नहीं होती है? पवन जी अभी यही कह रहे थे, पवन जी का भी यही कहना था। काजोल जी, किसके पास कंप्लेंट करे आप मेरे को बताइए ना, किसके पास कंप्लेंट करे? जो एजेंसी जिसकी गुलामी कर रही, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन कर दिया। जी जी। जो एजेंसी वसूली भाई बनी हुई है, जो एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की एक एक मोमेंट पे काम कर रही है, जो एजेंसी भारतीय जनता पार्टी से बेगर पूछे वो किसी को लेटर तक नहीं देती थी, वो एजेंसी अरविंद केजरीवाल जी को 9 समन भेज देती है। किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? अच्छा, जब 9 समन पेश हो रहे थे तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे थे सर? सवाल तो ये भी है ना, कट्टर ईमानदार है तो आखिरकार पेश होने में क्या दिक्कत थी? किसके पास पेश हुए, किस लिए पेश हुए, क्या गुनाह कर दिया कि हम पेश हुए? अगर गुनाह कर दिया, आपने कॉलर पकड़ के घर से उठा करके अपने दफ्तर में बैठा रखा है, अपने ईडी के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल जी को बैठा दिया है, 2 दिन हो गए आपको, क्या पूछताछ हुई, क्या आरोप लगा दिया आपने? चलिए ठीक है, जवाब भी हम ले लेते हैं। उससे पहले हरगोविंद जी आपके पास आना चाहूंगे, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर।
मैं अमित भाई से 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक जी। तो गुलाब सिंह जी का इन्होंने जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा। पहले अमित भाई, आपकी गवर्नमेंट जो शराब की नीति लाई और जब वो उजागर हुआ तो उन्होंने स्टेप पीछे ले लिया। उन्होंने कहा जी पुरानी नीति चलने देंगे, इस नीति को वापसी ले लेते हैं। इट मींस कि कहीं दाढ़ी में तिनका था। और जहां तक आपने गुलाब सिंह जी का आपने किया, मैं उसी विधानसभा क्षेत्र का नागरिक हूं जहां के गुलाब सिंह जी विधायक हैं। अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जब टिकट बंटवारे पर लेन देन की एक मोटी रकम की बात हमने टेलीविजन चैनलों पर देखी गुलाब सिंह जी को लेकर, क्या आप उसको झुठला सकते हैं? तो आप फिर कहां से कट्टर ईमानदार होने का बार बार छाती पीट कर ये डंका बजाना चाह रहे हैं? कृपया इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर आवश्यक देना, इस पे मेरे को तर्क मत देना। अमित जी, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हरगोविंद जी, गुलाब सिंह जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। अभी हाल ही में पीछे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जो टिकट के बंटवारे की उनके जो स्टिंग और उनकी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग हमने सभी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर देखी, क्या आप उसको झुठला सकते हैं? नंबर 2, आप दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिए कि जो शराब नीति आपकी सरकार लाई और जब उसमें घोटाले का उजागर हुआ और विपक्ष ने उस पर आपत्ति उठाई तो आपने क्यों उसको वापस ले लिया? कि इसका मतलब कहीं आपकी दाढ़ी में तिनका था? देखिए, इसमें 2 सवाल आते हैं मेरे पास। एक तो मैं आपको डायरेक्टली कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून बनाई थी और उसको वापस ले ली, इसका मतलब उनके भी दाढ़ी में तिनका था। देखिए, अब सुन लीजिएगा दोनों सवाल का। उनके भी दाढ़ी के अंदर तिनका था जो कृषि कानून बना करके उन्होंने वापस ले ली। सरकार है, सरकार पर नीतियां बनाते समय गलतियां होती है, और गलतियां ना हो तो वो भगवान हो जाए। दूसरी बात, जब नीतियां बन रही, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात है। अभी पूरा क्या हुआ? जिस समय नीति बन रही थी, एक मुख्यमंत्री, पूरी दिल्ली जानती है और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने अपना अधिकार कितना दिया हुआ है काम करने का। हर एक काम के आगे बैरियर लगाया हुआ है। एक अपना प्यून को ट्रांसफर पोस्टिंग की बात तक अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर सकते। अनिल बैजल जी का फाइल पे साइन हो जाता है, शराब नीति बन जाती है, उसके बाद अनिल बैजल जी को हटा दिया जाता है, एलजी को, दूसरा एलजी नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद शराब घोटाले का पूरा आरोप अरविंद केजरीवाल जी पे लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप तो हर तरीके से घिरे हुए। हमने क्या कहा कि आप हमें समझा सकते हो, चैनल समझा सकते हो, लेकिन देश की जनता और नहीं समझा सकते। अगर शराब की घोटाला, अगर आपकी इतनी ईमानदारी, सुन लीजिए, अभी शराब की घोटाला अगर इतनी ईमानदारी की बात होती है, अब मैं बताता हूँ, एमसीडी में सरकार हमारी बन गई, 1.5 साल हो गए सरकार बने हुए, स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी में 144 करोड़ रुपए हर महीने का फंड आता है, वो 144,000 रुपए का कहाँ उपयोग हो रहा है? मतलब दिल्ली की जनता को ऐसे समझा दो कि हमारे पास कुछ नहीं, दिल्ली सरकार के पास कुछ नहीं है, दिल्ली में एमसीडी आप लोगों ने बना के ये गलती कर दी है, ये समझाने पे आप कामयाब हो रहे हो, लेकिन फिर भी दिल्ली आपको बार बार मुंह पे तमाचा मार रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? अब गुलाब सिंह जी का उत्तर दीजिए अमित भाई। देखिए, गुलाब सिंह नहीं, मैं तो पूरे नरेश बलियान जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ गया, कैलाश गहलोत के ऊपर छापा पड़ गया, तोमर के ऊपर छापा पड़ गया। आपने किसको छोड़ा है? किस की बात करूं? आप एक विधानसभा देखते हो, मैं तो पूरा देश देख रहा हूं, मैं तो पूरी दिल्ली देख रहा हूं, मैं तो पूरा पंजाब देख रहा हूं। सब पर बोलेंगे, गुलाब सिंह पर नहीं बोलेंगे अमित जी। आप ईमानदार होने का डंगा पीटते हैं तो आप उसको सिद्ध कीजिए ना। देखिए, ईमानदारी के साथ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप उसको साबित कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि ईमानदारी की सर्टिफिकेट, हरगोविंद सिंह जी, आप पवन जी को बेकार बैठा दिया, आप तो बेकार आप ही आ जाते हमारे सामने तो भी बड़ा मजा आता। ईमानदारी की सर्टिफिकेट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्वेश्चन कर दिया, मेरी बात सुन लीजिए ना, अब मेरी बात को सुनिएगा। आपके सड़क के ऊपर खड़ा हो करके और ये कह देना कि बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है। ईमानदारी की सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, ईमानदारी की सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं देता। ईमानदारी की सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता दी है, गोवा की जनता ने दी है। और सुनिए, अभी सुनिए, अमित जी सुनते हैं, देखिए सबको बराबर समय दिया जाएगा। सर सुन लेते हैं, पवन जी को भी सुन लेते हैं। तमाम आरोप आप भी पवन जी की पार्टी पर लगा रहे हैं, सुन लेते हैं। पवन जी से, ठीक है, पवन जी को सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। उनको फोर्स तो कर ही रहे हैं गोविंद जी। पवन जी ज्ञान देने से कोई बीच में ना बोले, तो
पवन जी की आवाज सर क्लियर नहीं आ अनम्यूट रही। कीजिएगा। मेरा तो अनम्यूट है मैम। जी अब आ रही है आवाज, बोलिए सर। मैं ये बता रहा हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के क्या डायलॉग थे। सरकार में आने से पहले कुछ और होते हैं, सरकार में आने के बाद कुछ और होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ईडी थी ना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के लिए क्या बोलते थे, ईडी की फुल फॉर्म बता के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुझे दे दो। ऐसी कई मीडिया चैनलों ने क्लिप दिखाई, आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी चलाई थी। मैं एक दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और विदेशों से काला धन एक दिन के अंदर लाके दिखा दूंगा। बिल्कुल। अब यही वो ईडी है, जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो वो ईडी भारतीय जनता पार्टी का तोता हो जाती है। दूसरी बात, अभी इन्होंने जितेंद्र तोमर का नाम लिया था। अगर जितेंद्र तोमर को ईडी ने पकड़ा और वो डिग्री फर्जी पाई गई, तभी उसी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को विधायक की टिकट दिलाई थी। आपको जितेंद्र तोमर का जवाब दे दिया। तीसरी बात, मैं बताता हूं आपको हेरा फेरी क्या होती है। 500 स्कूल का वादा किया था। ये बोला था मेरी सरकार होती तो 500 स्कूल बनते, 10 स्कूल के नाम नहीं बता सकते। मेरी सरकार होती 50 कॉलेज बनते, 5 कॉलेज के नाम नहीं बता सकते। मेरी सरकार होती 50 हॉस्पिटल बनते, 5 हॉस्पिटल के नाम नहीं बता सकते। मेरी सरकार होती 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, 1.5 लाख लगे हैं। विधानसभा में आपके विधायक ने बोला था और उसके अंदर से 75,000 की हार्ड खराब है। ठीक है, आप जल्दी से जवाब ले लेते हैं सर। देखिए समय थोड़ा सा कम है। अमित जी खराब पड़ी है, तुम्हारे विधायक बोले थे उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने डांट लगाई थी। आपने जितेंद्र तोमर का जिक्र किया, सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, आप पवन जी सुन लेते हैं, पवन जी सुन लेते हैं। सवाल करके सुन भी लिया जाता है। आप ही ठीक है, बोलिए अमित जी, जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरा आपने जितेंद्र तोमर जी का आपने वो कर दिया, कैंपेन कर दिया। आप चंद्रभूषण जी का कंपेयर कर देते। जब चंद्रभूषण जी का भारतीय जनता पार्टी ने इस पर टिकट की तो क्या आपको पता है और आपको यकीन हो गया कि चंद्रभूषण जी ने खिलाड़ियों के देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनके साथ छेड़छाड़ किया था, तभी टिकट काटी है उनकी। पढ़े लिखे अनपढ़ों की पार्टी। ठीक है पढ़े लिखे अनपढ़ों की पार्टी। अमित जी, अब आपसे ये देखिए, टिकट काटा है तो उन्होंने, आप मानते हो कि उन्होंने जो अमित जी खिलाड़ी उनके साथ छेड़छाड़ किया था। अमित जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए आखिरकार अब सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि पार्टी के जितने भी प्रमुख चेहरे थे कल जेल के भीतर हैं और अरविंद केजरीवाल भी अब रिमांड पर हैं। तो आखिरकार अब सरकार चलेगी कैसे, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाएगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे, जरा आप वो बताइए। मैं अभी आपको बताया कि जब तक ट्रायल कोर्ट चलेगी तब तक सरकार जेल से चलेगी। जब तक बेगुनाह साबित करके भारतीय जनता पार्टी की वसूली भाई उनको बाहर नहीं कर देते कि भाई साहब इज्जत के साथ आए थे, इज्जत के साथ जाइए, तब तक सरकार जेल से चलेगी। आप लोगों को एक ट्वीट चाहिए नहीं मिलने वाली, क्योंकि सरकार अरविंद केजरीवाल जी ही चलाएंगे, उनके अलावा पूरी दिल्ली में इनको पता था इन्होंने चोरी किया, तभी तो कंपेनिंग कर रहे थे। चोरी तो आप 144 करोड़ रुपए हर महीने घोटाला कर रहे हो, आपको पता नहीं है। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी बनाने का काम किसका है, क्यों ले लिया? चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं हरगोविंद जी। हरगोविंद जी, अब आखिरकार जिस तरीके से ये कह रहे हैं अमित जी भी कि जेल से ही सरकार चलने वाली है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सर आखिरकार ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कोई बैठके तो वहां पर नहीं कर सकते है ना। देखिए कन्निका जी, ये तो अब बिल्कुल सिद्ध हो गया कि आम आदमी ने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रवक्ता तक कभी उत्तर देना आवश्यक समझते ही नहीं है। ईडी के उत्तर इनके मुख्यमंत्री नहीं देंगे, जनमानस के। अमित भाई फिर भी वो आपको उत्तर नहीं लगता, अमित जी सुन लेते हैं। गलत है। नहीं, अगर फिर भी उत्तर नहीं मिल पाया तो आपका प्रश्न गलत है। हमने तो सारी बातों का जो मेरे से पूछा गया मैंने सबका जवाब दिया। आप उलझ गए, आपने एक बार नहीं बोला कि चंद्रभूषण जी का आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गोल्ड मेडलिस्ट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया था, आपका जवाब नहीं आया। आप भी साफ, आपको भी साफ सुन गया, आप भी शांति से बैठ गए। चलिए ठीक है सर, सुन तो ले, उनकी बात को भी तो सुन ले हरगोविंद जी। अमित भाई विनम्रता से, दिल्ली का नागरिक होने के नाते, दिल्ली का वोटर होने के नाते मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा वो केवल जानना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं गुलाब सिंह को वोट दिया था और आम आदमी को, मैं वो उनका, तो मुझे पूछने का अधिकार है।
और जहां तक दिल्ली की बात बिल्कुल, रही, हर एक बस नागरिक को सब कुछ पूछने का अधिकार है। जिस तरीके से जो आरोप तमाम लग रहे हैं उस पर सवाल पूछना लाजमी भी हो जाता है। देखिए, समय की थोड़ी सी कमी थी और समय अब इतनी इजाजत देता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चूंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रमुख चेहरे हैं वो अंदर हैं, और अगर अब बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी रिमांड पर है, चूंकि 6 दिन की रिमांड पर वो चले गए हैं। और अब सवाल लगातार ये बना हुआ है कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है, या फिर अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सरकार चलाएंगे। इसी के साथ फिलहाल रण क्षेत्र में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।